नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एलएलबी 3 ईयर कोर्स की इस सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना, उसके पास्ट के बारे में जानना, उसकी जड़ों को समझना और ये पता लगाना कि उसका उदय कहाँ से हुआ है, क्या ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसी चीज़ों का उदय हुआ। और इसी संदर्भ में हम आज के लेक्चर में शुरू करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के सब्जेक्ट से, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसांस कहते हैं। पुनर्जागरण बेसिकली एक नए युग की शुरुआत थी जिसको पांडित्य के पुनः उदय के नाम से जाना गया है और इस दौरान तकरीबन पूरे यूरोप में विचारों की एक क्रांति उत्पन्न हुई। मुख्यतः 14वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन और युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना, सोच और समझ आई। इस दौरान आम जनमानस का जीवन के प्रति मोह पैदा हुआ और सांसारिक सुखों की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू किया, या ये भी कह सकते हैं कि सांसारिक सुखों ने जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। वो पुनर्जागरण ही है जिसने मध्यकालीन आडंबरों, अंधविश्वासों और प्रथाओं को खत्म कर उनके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकतावाद, स्वतंत्रता की भावना, उन्नत आर्थिक व्यवस्था और राष्ट्रवाद की स्थापना की है। ये पुनर्जागरण की ही विशेषता थी जिसमें मानववाद, कला और कला की स्थापना, मूर्तिकला और साहित्य कला का जन्म दिया है। कैसे जन्म दिया, क्या अवधारणा थी इन सब के पीछे, आइए जानते हैं थोड़े डिटेल में। मानववाद या ह्यूमनिज्म के बारे में हेज ने कहा है कि नव जागरण की प्रस्तुति मानवतावाद द्वारा हुई है। यहां मानवतावाद का मतलब उन्नत ज्ञान से है। दूसरे शब्दों में कहें, मानवतावाद वो धारणा थी जिसने एक ओर तो प्राचीन साहित्य में ही सभी गुण, मानवता, माधुर्य, सौंदर्य और जीवन का वास्तविक सार देखा, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिकता, वैराग्य और धर्म शास्त्रों की सार्थकता से भी स्पष्ट इनकार कर दिया और इसी धारणा को स्वीकार करने वाले मानववादी कहे गए। प्राचीन यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का पक्षपाती पेट्रो, जो कि एक इतावली विद्वान और कवि थे, उनको मानववाद का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म कहा जाता है। माइकल एंजेलो, डोनातेलो, मैकियावेली, फेची नेपोलियन, पेरुजिनी, लियोनार्डो दा विंची, ल्यूका डेलो रोबिया, दांते और अल्बर्टी, ये लोग पुनर्जागरण काल के प्रमुख मानववादी थे। इनके नाम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने बेहद जरूरी है। इन्हीं मानववादियों ने उस समय की समाज की प्रमुख समस्याओं को खत्म करने के लिए आवाज उठाई और उन पर कड़ा प्रहार करने का काम किया। इन्हीं मानववादियों ने मध्यकालीन व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाई और धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, इतिहास और भूगोल जैसे सब्जेक्ट्स के अध्ययन और अध्यापन यानी पढ़ने और पढ़ाने पर बल दिया। संयोग वियोग, प्रेम, घृणा, नारी सौंदर्य और दाम्पत्य जीवन जैसी सामाजिक समस्याओं जैसे सब्जेक्ट्स को भी मोक्ष के बजाय ज्यादा महत्व दिया। अब बात करते हैं कला के बारे में, जिसको आज हम सब द फाइन आर्ट के नाम से जानते हैं। हेज के शब्दों में कहें तो मध्यकालीन यूरोप की कला मुख्यतः ईसाई धर्म से संबंधित थी और उस युग की कला शैली को गैथिक शैली के नाम से जाना जाता था। गैथिक द आर्ट एंड स्टाइल जिसको हम आज कहते हैं। धर्म के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण मध्य युग में कला का अपना कोई स्वतंत्र, कोई अलग से अस्तित्व नहीं था। लेकिन पुनर्जागरण काल के दौरान कला के विषयों में बदलाव आया और हेज ने इसका सबसे बड़ा कारण मानववाद को ही माना। इसके बाद कला के भी 3 अलग अलग स्वरूप या विषय उभर कर सामने आए, जिनको स्थापना कला या आर्किटेक्चर, मूर्ति कला या स्कल्पचर और साहित्य कला यानी लिटरेचर का नाम दिया गया। तो आइए थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थापना कला या आर्किटेक्चर के बारे में। इटली के कलाकारों ने प्राचीनतम यूनानी और रोमन कलाकारों की शैली को पुनर्जीवित करने के जो प्रयास किए, उनके कारण मध्यकालीन गैथिक शैली की तरफ से लोगों का ध्यान हटने लगा और एक नई कला शैली का जन्म हुआ जिसे रेनेसां स्थापत्य कला के नाम से जाना गया। रॉबर्ट इरगेंग के अनुसार रेनेसां स्थापत्य कला वास्तव में कोई विशिष्ट और कोई अलग शैली नहीं थी, बल्कि ये कई समूहों की समाविष्टि थी जिसका स्वरूप व्यक्तिवादी था। प्राचीन रोमन यूनानी तथ्यों में भी इसकी समता और समानता पाई जाती है। इसमें मौलिकता पर नवीनता पर्याप्त रूप में थी। मूर्ति कला या स्कल्पचर के बारे में बात करें तो स्थापना कला की अपेक्षा मूर्ति कला के कलाकारों ने यूनानी शैली और उसके स्वरूप से एक बेहतर और विशेष प्रेरणा प्राप्त की।
इटली में रेनेसा मूर्तिकला का पथ प्रदर्शक दानातोला था। डोनातेलो प्रकृति से बेहद प्रभावित था। उसने प्राचीन आदर्शों की रक्षा करते हुए तत्कालीन बच्चों और पुरुषों की बेहद खूबसूरत मूर्तियां बनाई। ल्यूका डेला रोबिया, वेराक्को और माइकल एंजेलो ने उसकी मूर्ति कला से प्रेरणा ली, जो कि उसके परवर्ती कलाकार थे। माइकल एंजेलो की बनाई गई कृतियों के उत्कृष्टतम नमूनों को मोसेस और फ्लोरेंस में मेडिसी के गिरजाघरों की मूर्तियों के रूप में देखा जा सकता है। अब इस टॉपिक और पुनर्जागरण की आखिरी विशेषता पर भी हम नजर डाल लेते हैं, जो कि इस साहित्य या लिटरेचर है। 15वीं शताब्दी में इटली के विद्वानों की रुचि प्राचीन लैटिन साहित्य की तरफ जाग गई, जिसने इटली में इटालियन लोक भाषा के विकास में बाधा डाल दी। हेज के अनुसार इटालियन विद्वान सोचते थे कि प्राचीन लैटिन और यूनानी भाषा ही साहित्य को प्रस्तुत करने का एकमात्र सम्मानित साधन या रेस्पेक्टेबल सोर्स है, जिसके कारण वो लोग लोक भाषाओं को असभ्य और साधारण मानकर हे यानी रूढ़ समझते थे। और ऐसी ही विचारधारा से अभिभूत और प्रभावित होकर विद्वानों ने होरेस, वर्जिल और सिसरो की रचनाओं का अनुगमन किया, यानी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल दिए। और उनके इसी कदम ने या प्रयत्न ने वैज्ञानिक आलोचना के द्वार अनावृत कर दिए, आलोचना के दरवाजे खोल दिए। यहाँ तक कि लोनेजोवोला ने चर्च के प्रति कंस्टेंटाइन के दान की ऐतिहासिकता को भी अस्वीकार कर दिया। और इतना सब कुछ होते हुए भी लैटिन और यूनानी भाषाओं में लिखे गए साहित्य सामान्य जनमानस की समझ से परे था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि सामान्य जनमानस अशिक्षित और रूढ़िवादी होने के कारण इन ग्रंथों के रहस्यपूर्ण तथ्यों को समझने में असमर्थ था। इसलिए उल्लेखनीय है कि इस ओर मात्र सुरक्षित वर्ग ही आकर्षित हुआ और आखिर में 18वीं शताब्दी में इस स्थिति में परिवर्तन आया। हेज के शब्दों में 16वीं शताब्दी राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता, दूरस्थ भौगोलिक आविष्कार, पूंजीवादी विकास और सामाजिक व धार्मिक अशांति से परिपूर्ण थी। लोक भाषाओं में लिखे गए साहित्य की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि सामान्य जनता मुश्किल लैटिन और यूनानी भाषाओं के स्थान पर लोक भाषाओं में लिखे गए साहित्य को अधिक पसंद करने लगी थी। और इस प्रकार आखिर में राष्ट्रीय और लोक भाषाओं में लिखे गए साहित्य का सृजन सामने आया। दोस्तों, वैसे तो आज ये जो टॉपिक कवर किया है ये कितना भी लंबा बनाया जा सकता है, क्योंकि तथ्यों या फैक्ट्स बहुत सारे हैं। तकरीबन सभी नामों के पीछे एक लंबा चौड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस के लिए जितना जरूरी था वो बातें मैंने कोशिश की है आसान भाषा में बताने की, समझाने की। इस लेक्चर के नोट्स भी आपको मेरी वेबसाइट www.drsuresadv.com पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आशा है ये पहला सेशन आपको समझ आया होगा। बहुत सारे कठिन शब्दों को आसान करने की कोशिश की है, और जितना मैंने बताया है ये पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें केवल और केवल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अगर ये पूरा एग्जाम में लिख दिया तो अच्छे मार्क्स आएंगे, बिलीव मी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।